हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओम्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेट अस सी। इससे हमारे कई सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। हम कंडक्टर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर पहले जैसे डायग्राम है, सेम डायग्राम चला आ रहा है 3 टॉपिक में। हमें पता है एक L लेंथ का कंडक्टर है जिसका एरिया हमने A माना है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कंडक्टर की N है। किसी V वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इस V वोल्ट की बैटरी की वजह से सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं विद स्पीड Vd। किस स्पीड पे ड्रिफ्ट करेंगे इस बार? Vd स्पीड पे। हम ये सब कुछ पहले से पढ़ के आए हैं। जिस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का इस बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आता है। कई बार फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, कई बार हम इसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, हम पहले से जानते हैं करंट I इक्वल्स टू माइनस NeAVd। हमने अभी अभी डिराइव किया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। हमें यह भी पता है कि Vd ड्रिफ्ट स्पीड माइनस EE टो बाई m होता है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास आता है I इक्वल्स टू माइनस NeA और Vd की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस EE टो बाई m को। तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आएगा I इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में n इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टो बाई m और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा जो कांस्टेंट मटेरियल था मैंने एक तरफ निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक तरफ किया है। हमें पता है अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली डेफिनेशन को देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए मटेरियल इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल्स टू V अपॉन L। अगर मैं E को V अपॉन L से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पर चूज की है सब स्केलर है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर वर्जन यानी वोल्टेज को यूज कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्यों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करके वोल्टेज लिया, क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन स्केलर था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एकमात्र वेक्टर था जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है पोटेंशियल यानी स्केलर में। तो E इक्वल्स टू V अपॉन L। अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो मेरे पास V और I का एक रिलेशन आता है, और V अपॉन I को अगर मैं एक रेशियो बना के लिखूं तो मेरे पास आता है M इंटू L डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A इंटू टो। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम में पहले से पता है N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और A एरिया ऑफ कंडक्टर है। हमें पता है V अपॉन I, दिस रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस R, और R इक्वल्स टू ML डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर टो। अगर मैं यहां पर फिजिकल कंडीशंस की बात करूं, मैंने कहा था अंडर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस, अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशंस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए वायर is directly proportional to the current flowing to the wire through the wire, and this way अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं, यहां पर मेरे पास अगर वायर सेम है तो ना तो उसका n बदलेगा, ना एरिया बदलेगा और ना लेंथ बदलेगा। 3 चीजें यहां पर मेरे पास फिक्स हो जाती हैं अगर मैंने वायर नहीं बदला। अगर मैं टेम्परेचर ना बदलूं, अगर मैं टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूं तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड नहीं बदलेगी, ड्रिफ्ट स्पीड नहीं बदलेगी यानी पार्टिकल्स का रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदलेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज ना करूं, अगर मैं वायर चेंज ना करूं, तो राइट हैंड साइड जो भी दिखा है ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट बनता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो अगर मास और चार्ज को मैं छोड़ दूं तो मेरे पास 4 टर्म थे, L, A, N और टो। ये 4 फैक्टर वेरी कर रहे थे। पहले 3 फैक्टर वेरी नहीं करते अगर मैंने वायर चेंज नहीं किया। सेम वायर के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो ना तो L बदलेगा, लेंथ ऑफ वायर बदलेगा, ना उसका एरिया बदलेगा और ना उसका मटेरियल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलेगा। अगर मैं सराउंडिंग्स का मटेरियल का टेम्परेचर चेंज ना करूं तो टो भी चेंज नहीं होगा, यानी एक कांस्टेंट आएगा। यानी अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस V is directly proportional to I and this is what ओम्स लॉ। यही तो ओम्स लॉ था।
यही तो मुझे डिराइव करना था। ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे डिराइव किया, यहाँ पर आर को मैंने लिखा है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। नाउ यहां से आगे मैं देखता हूं, मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर्स एट विच रेजिस्टेंस डिपेंड। वो 4 फैक्टर कौन से थे जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेट अस वंस अगेन समराइज दिस फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कैसे आती है। हमने अभी भी देखा है R इक्वल्स टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टो। मैंने आपको पहला फैक्टर बताया था लेंथ, मोर लेंथ मोर विल बी रेजिस्टेंस। अगर मैं m की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, यानी कांस्टेंट टर्म मेरे पास है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी E भी कांस्टेंट है। तो चार्ज और मास अगर इन दोनों को मैं रिमूव कर दूं तो ये 4 फैक्टर बचते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। यहां से मुझे दिखता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यहां से मुझे दिख रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, और यहां से मुझे दिख रहा है N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइड करती है नेचर ऑफ मटेरियल को, यानी रो को। तो ये चौथा फैक्टर, तीसरा फैक्टर बनता है नेचर ऑफ मटेरियल, और लास्ट फैक्टर है टो। टो डिसाइड करता है टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, यानी चौथा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ वायर। तो ये 4 फैक्टर हमने आपको बताए थे, यहां से साफ साफ पता चलता है। नाउ डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेफिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने पहले से पढ़ा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस वाज रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आई नो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, यही तो हमने पढ़ा था, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। बट फ्रॉम हियर आर इज व्हाट, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल। एल कैंसिल आउट एल, ए कैंसिल आउट ए, सो रो डिपेंड्स ऑन एम एन ई स्क्वायर टो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगेन अगर मैं यहां पर देखूं तो वो कौन से 2 फैक्टर हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। अनलाइक रेजिस्टेंस इसमें से R और रेजिस्टेंस की तरह इसमें A और L फैक्टर इंक्लूड नहीं है, तो ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ये एरिया पे डिपेंड करेगा। ये सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, N जो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ मटेरियल को, और टो जो इंडिकेट करता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नाउ वी कम ओवर द लास्ट टॉपिक एंड दिस इज व्हाट द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और करंट डेंसिटी के टर्म्स में ओम्स लॉ को लिखना या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी विल स्टडी अबाउट द करंट डेंसिटी। Current is a scalar quantity, but current density is taken as the vector quantity. Current density vector J से डिनोट करते हैं। Current density vector J current flowing perpendicular to the unit area of cross section of a material is called its current density। यानी current flowing through a wire perpendicular to its unit area is called current density। and J is what, vector J is what, I upon A, current per unit area।
its SI unit is ampere per meter square. Ampere per meter square. Current density J is what? Current flowing through a conductor perpendicular to the area of cross section. Unit area of cross section is called current density. J is a vector form of current. So I can say I equal to vector J dot vector A, or in terms I can say I equal to J A cos phi, because डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है करंट. यहां पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बिकॉज करंट डेंसिटी यहां मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. करंट डेंसिटी जस्ट एक टूल की तरह मैं यूज कर रहा हूं इन राइटिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये सिर्फ एक नंबर का टॉपिक होता है. कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि कन्वर्ट द ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, or sometimes it is called macroscopic form. We know current और वोल्टेज का रिलेशन V इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू R, यही ओम्स लॉ है. बट R और V को जब मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं तो V का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा हमें पता है. R इक्वल टू होता है ml अपॉन ne स्क्वायर a टो. साथ साथ V क्या होगा मेरे पास, अगर मैं V की बात करूं तो दिस इज व्हाट E टाइम्स ऑफ लेंथ EL, एंड अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट इज व्हाट JA. अगर परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो cos phi फॉर परपेंडिकुलर फ्लो phi इक्वल्स टू जीरो. याद रखें ए नहीं एरिया वेक्टर है होता है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर फ्लो में जीरो होता है. दैट्स व्हाई आई विल से J इंटू ए इक्वल्स टू I, क्योंकि cos phi यानी cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है. तो I can say J इंटू A कैंसिल आउट, A ऑन द अदर साइड, L कैंसिल आउट, L ऑन द अदर साइड, यानी I can say m upon n e square tau becomes equal to e into j, e upon j, I'm sorry, m upon n e square tau. This is nothing but rho. So rho can be written as e j. So I can write, since e is a vector quantity, j itself is a vector quantity, तो I can say vector E equals to rho into vector J. This is the vector form of Ohm's law. But one more form we can take up. We know sigma conductivity equals to 1 upon resistivity, and I can say vector J equal to sigma into vector E. This is the actual macroscopic form of Ohm's law. So Ohm's law in macroscopic form is written current density vector equal to conductivity times of electric field. So this is again a 1 mark important topic. So this is all about. Thank you for watching.